Okay, so let's start with this question. We have coordinates of 3 points P, Q, and R, and we are supposed to find out position vectors of centroid of triangle, circumcenter of triangle, and midpoints of sides of triangle. ठीक है, अब ये क्वेश्चन के ऊपर जाते टाइम हम सबसे पहले क्या करेंगे जी, सेंट्रोइड निकालने के लिए हमने सीधा फॉर्मूला देखा हुआ है। इफ अगर हमारा ट्रायंगल पी क्यू आर अगर ये ऐसा रहेगा, P का पोजीशन वेक्टर लेट जैसे वेक्टर P है, Q का पोजीशन वेक्टर लेट जैसे वेक्टर Q है, एंड R का पोजीशन वेक्टर लेट जैसे वेक्टर R है, तो इसके हिसाब से इसका जो भी सेंट्रॉइड रहेगा उसका पोजीशन वेक्टर क्या रहेगा जी, वेक्टर P प्लस वेक्टर Q प्लस वेक्टर R डिवाइडेड बाय 3। हमें पता है, तो पहला वाला निकालने में किसी को कोई दिक्कत? मिल गया। क्या मिला जी? 3i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, नेक्स्ट सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब देखो यहाँ पर ये सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये फाइंड आउट करने के लिए हमें कौन सा वाले चैप्टर का हेल्प लेना पड़ेगा? स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस, क्योंकि सरकम सेंटर मतलब कैसा सर्कल रहेगा जी, ऐसा सर्कल जो तीनों पॉइंट्स के थ्रू जाता है। मतलब लेट जैसे C इज माय सेंटर ऑफ सरकम सर्कल, तो हम क्या जानते हैं, सी पी इज इक्वल टू सी क्यू इज इक्वल टू सी आर। तो आप क्या कर सकते हो जी, ये अल्फा कॉमा बीटा अज्यूम करके चल सकते हो, आप सीधा कंडीशंस डाल सकते हो, इक्वेट करके निकाल सकते हो। ये रहा पहला तरीका। बट अगर आप इन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर अगर ध्यान दोगे, ठीक है, ये कौन से टाइप का ट्रायंगल है वो निकाल लो, आपको इजी हो जाता है। बिकॉज अगर आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल रहेगा, ये जो भी पॉइंट रहता है वो इनसाइड रहता है। अगर ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल रहेगा, ये जो भी पॉइंट रहता है वो आपका आउटसाइड रहता है। बट अगर ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, आपका जहां पर 90 डिग्री बनता है ना, वही आपका क्या हो जाता है, सरकम सेंटर। सॉरी, जो डायगोनल रहता है ना, उसका जो मिड पॉइंट रहता है, डायगोनल का मिड पॉइंट, वो आपका बन जाता है जी सरकम सेंटर। ये ऑर्थो सेंटर बन जाता है इसका। ठीक है, ये समझ में आ गया? ओके, तो सबसे पहले पी क्यू का स्लोप, क्यू आर का स्लोप एंड पी आर का स्लोप चेकआउट करो। पी क्यू का स्लोप क्या है जी, पी क्यू का स्लोप 4 - 4 अपॉन 5 - 2। ठीक है, तो पी क्यू का स्लोप क्या मिला जी हमें? 0 मिला। ओके, क्यू आर का स्लोप देखो जी, अब 4 - 1 अपॉन 2 - 2। अब देखो 2 - 2 मतलब नीचे 0 है, मतलब ये किधर जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। अब देखो ये tan 0 पे होता है और ये tan 90 पे होता है, तो ऑब्वियसली इनके बीच में कितना एंगल है जी, 90 डिग्री। तो हमें क्या पता चल जाता है कि भाई हमारा ये जो ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये एक्चुअली कौन से टाइप का ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और जैसे ये पता चला तो सरकम सेंटर इनसाइड नहीं रहेगा, आउटसाइड नहीं रहेगा, ऑन साइड रहेगा, ऑनलाइन रहेगा। बट कहां पर, ये जो आपका हाइपोटेन्यूस रहता है इसी का मिड पॉइंट। ठीक है, मतलब हमारा जो पी आर रहेगा उसका मिड पॉइंट निकालना है हमें। ये समझ में आ गया? अब जैसे हमें अभी पता चल गया कि भाई ये हमारा कौन से टाइप का ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, डायग्राम को अच्छे से बना लेते हैं। दिस इज पी, दिस इज क्यू एंड दिस इज आर। ओके, तो ये जो मिड पॉइंट रहेगा, लेट जैसे हमने इसको सी पकड़ लिया, दिस विल बी आवर सरकम सेंटर। अब मतलब ये कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:1 में करेगा। आपको पी के लोकेशन पता है, दिस इज 5, 4, मतलब आपका वेक्टर ओपी क्या रहेगा जी, 5i कैप प्लस 4j कैप रहेगा। आपका आर मतलब वेक्टर ओ आर क्या रहेगा जी, आपका 2i कैप प्लस j कैप रहेगा। और अगर ये 1:1 के रेशियो में अगर है,
तो क्या हो जाएगा जी हमारा, इन दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2 रहेगा, इनका मिड पॉइंट मतलब। तो हम वेक्टर OC, पोजीशन वेक्टर ऑफ सर्कम सेंटर OC, ये क्या बन जाएगा हमारा जी, 5+2/2 आई कैप 4+1/2 जी कैप। कंपोनेंट फॉर्म में जाने का फायदा क्या रहता है, समझ में आ रहा है? ठीक है, इफ नॉट हम वापस ये पार्ट के ऊपर रिवाइज करने ही वाला है, या फिर आप सीधा ऐसे जा सकते हो अगर आप ढंग से अगर जाना चाहते हो तो। पोजीशन वेक्टर OC डिवाइड्स पोजीशन वेक्टर OP एंड पोजीशन वेक्टर OR इन रेशियो 1:1। तो ये वाला 1 OP के साथ जो है वो OR के साथ जाएगा, और ये वाला 1 जो OR के साथ है वो OP के साथ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा जो हमारा वेक्टर OC इज इक्वल टू 1 टाइम्स ऑफ वेक्टर OR प्लस 1 टाइम्स ऑफ वेक्टर OP अपॉन 2। अब डालो OP और OR के वैल्यूज, क्या हो जाएगा ये 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2i कैप प्लस j कैप अपॉन 2। नाउ आई कैप वाले टर्म साथ में क्या आएगा, 5+2/2 आई कैप प्लस 4+1/2 j कैप। ये क्लियर है? क्वेश्चन इजी था। नाउ सर्कम सेंटर हो गया। नेक्स्ट पार्ट, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल PQR। अब देखो हमने C का तो निकाल लिया, मतलब हमने PR का मिड पॉइंट तो निकाल लिया। अब हमें सिमिलर तरीके से अब किसके मिड पॉइंट्स निकालने हैं जी, PQ एंड QR के। जैसे PQ का मिड पॉइंट आप A पकड़ लो और QR का मिड पॉइंट आप B पकड़ के चलो, आपको ये निकालना है। करो क्विकली। देखते से कर सकते हैं। अब PQ का मिड पॉइंट चाहिए ना, 5+2/2 आई कैप प्लस 4+4/2 जे कैप। हमें QR का मिड पॉइंट चाहिए 2+2/2 आई कैप 4+1/2 जे कैप। ये क्लियर है? एक सॉल्व करके दिखाया, ओरली बता रहा हूँ, बट एटलीस्ट आंसर तो नोट डाउन कर लो। रिवीजन में आप इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर से बार बार जा सकते हो फॉर कैचिंग द कंसेप्ट, फॉर रिकॉलिंग द कंसेप्ट। यस, डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ता है, बिकॉज सर्कम सेंटर मतलब ऐसा पॉइंट जो हमारे तीनों वर्टाइसेस से सेम डिस्टेंस पे इक्वी डिस्टेंट है। तो हमारा जो भी सर्कम सेंटर हमने अज्यूम किया उसके कोऑर्डिनेट्स क्या पकड़ के चलेंगे, अल्फा कॉमा बीटा। तो क्या हो जाएगा मेरा, अब CP इज इक्वल टू CQ इज इक्वल टू CR। तो इवेंचुअली CP स्क्वायर इज इक्वल टू CQ स्क्वायर इज इक्वल टू CR स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला हम आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको देखो 3 इक्वालिटीज मिलेंगी। समझ में आ गया? मतलब अल्फा -5 का स्क्वायर प्लस बीटा -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा -2 का स्क्वायर प्लस बीटा -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा -2 का स्क्वायर प्लस बीटा -1 का स्क्वायर। और ये जो 3 इक्वालिटीज रहेंगी उसमें से एट ए टाइम 2 उठाकर आप कितने इक्वेशंस बना सकते हो, और 3 बना सकते हो। 3C2 कितना होता है, 3 इक्वालिटीज में से कोई भी 2 अगर उठाएंगे, कितने तरीके से उठा सकते हैं, 3C2 3 तरीके से। तो हमें 3 इक्वेशंस मिलते हैं, बट हमारे पास अननोन कितना है, 2 ही है। तो इन तीनों इक्वेशंस में से किसी भी आप 2 इक्वेशंस को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो फॉर गेनिंग अल्फा एंड बीटा। ठीक है, देखो अब तक हमने वेक्टर्स के अंदर क्या क्या देखा। हमने पहले लेक्चर में सिर्फ ये वाला पार्ट देखा, थ्योरी वाला पार्ट था, अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट था।
इसमें कोई भी कैलकुलेशन वाला पार्ट बिल्कुल नहीं था। इसी दौरान हमने वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैथ के अंदर वो भी देखा। स्केलर मतलब रियल नंबर रहता है, वेक्टर मतलब एक लाइन सेगमेंट होता है, ठीक है। वेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कितने रहते हैं? 3 कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स बनाए थे, कितने बनाए थे? 9 बनाए थे। एंड उसके बाद हमने ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स देखना शुरू किया था। सबसे पहले 2 ऑपरेशन कौन से देखे जी हमने? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। बट सब्ट्रैक्शन मतलब बेसिकली क्या रहता है हमारा? माइनस साइन के साथ आने वाला है, और वेक्टर्स के अंदर माइनस साइन का मतलब क्या रहता है? आपका सिर्फ सेंस चेंज हो रहा है, आपका सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है, ठीक है। और इन दोनों को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने 2 लॉ देखे जी, एक पैरेललोग्राम लॉ एंड एक ट्रायंगल लॉ। ये जो पैरेललोग्राम लॉ है ये कितने वेक्टर्स के लिए? 2 वेक्टर्स के लिए। पैरेललोग्राम के जो 2 एडजेसेंट साइड से वो 2 वेक्टर्स रहेंगे, तो एक डायगोनल उन दोनों का सम दिखाएगा, दूसरा डायगोनल उन दोनों का डिफरेंस दिखाएगा। ये जो ट्रायंगल लॉ है वो कितने वेक्टर्स के लिए? 3 वेक्टर्स के लिए। अगर कोई भी 3 वेक्टर्स, अगर हमारा एक ट्रायंगल अगर बनाते हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, जिससे वेक्टर सी, तो हम किसी भी एक वेक्टर को बाकी 2 के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी करे। अगेन उसमें भी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं था। वी आर गेटिंग यूज्ड टू ऑपरेशंस ऑन वेक्टर्स। उसके बाद हमने एक और कंसेप्ट देखा जी, मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर। हमने फिजिक्स में इसका एक बेस्ट एग्जांपल देखा है जी, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जिनके ऊपर एरो लगा है वो वेक्टर क्वांटिटीज है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ स्केलर हमेशा क्या रहता है? वेक्टर ही रहता है। एंड साथ में इनके हमने क्या देखे जी? प्रॉपर्टीज देखे। यहाँ तक सिर्फ थ्योरी वाला पार्ट था, हम एक फाउंडेशन क्रिएट कर रहे थे। यहाँ पर हमारा की पार्ट एंटर होता है, दैट इज पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर की वजह से हम ओरिजिन से कनेक्ट करके नंबर ऑफ वेक्टर्स बना सकते हैं। एंड सिंस ऑल ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर्स, आप गेस मारो, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में हमने एक देखा था जी, को इनिशियल वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट क्या रहता है? सेम होता है। तो मतलब हमारे सारे के सारे पोजीशन वेक्टर्स मतलब क्या रहते हैं? को इनिशियल वेक्टर्स रहते हैं, बिकॉज इन सब का इनिशियल पॉइंट कौन रहता है? ओरिजिन रहता है। अब पोजीशन वेक्टर जैसे ही हमने अंडरस्टैंड कर लिया, यहाँ पर मैंने एक आपको स्टेटमेंट बताया था, कोई वेक्टर रहे ना रहे, पोजीशन वेक्टर तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। आप इसकी मदद से गिवन डेटा क्रिएट कर सकते हो, ये क्लियर है। नेक्स्ट, पोजीशन वेक्टर की हेल्प हम कहाँ कहाँ पर ले सकते हैं? हम किसी भी वेक्टर को उसके एंड पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स के टर्म में लिख सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला, ये हमने कौन से टाइप के वेक्टर्स के लिए देखा था जी? जब हमारे पोजीशन वेक्टर्स कैसे रहेंगे? कोलिनियर रहेंगे। सेक्शन फॉर्मूला हमारे जैसे 3 कोलिनियर पॉइंट्स के लिए था। सिमिलरली यहाँ पर 3 कोलिनियर पोजीशन वेक्टर्स के लिए रहेगा। एंड हमने अभी लास्ट लेक्चर में आखिरी वाला टॉपिक कौन सा देखा था जी? कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन 2D। इसके अंदर हमने एक कंसेप्ट सबसे पहला वाला कौन सा देखा जी? यूनिट वेक्टर। और हमने यूनिट वेक्टर को क्रिएट किया था, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, इसी यूनिट वेक्टर वाले पार्ट से शुरुआत करते हैं। यूनिट वेक्टर को हमने क्रिएट कैसे किया था? थ्योरी में आपको बताया था, वेक्टर अपॉन इट्स मॉड्यूलस क्रिएट्स ए यूनिट वेक्टर। मतलब अगर मेरा कोई भी वेक्टर अगर ए रहेगा एंड यूनिट वेक्टर ए इज ऑब्वियसली यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर ए, तो हम ये ए कैप कैसे निकालते हैं? हम किसी भी वेक्टर को जब उसके मॉड्यूलस से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक यूनिट वेक्टर मिलेगा। अब देखो यहाँ पर ये जो है वेक्टर है, ये क्या है? एक वेक्टर है। मॉड्यूलस जो रहता है वो बेसिकली क्या है? एक स्केलर है। तो वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करो या फिर वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करो, आपको क्या मिलेगा? हमेशा वेक्टर ही मिलेगा, ठीक है। बट ये यूनिट वेक्टर को हमने सिर्फ क्रिएट नहीं किया, ये यूनिट वेक्टर को हम डायमेंशंस पे अब अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन हमने कौन से डायमेंशन में देखा?
2D में देखा। तो हमने शुरू किया जी कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में वी हैव x एक्सिस एंड वी हैव y एक्सिस। तो हमने क्या किया, ये जो यूनिट वेक्टर वाला पार्ट है उसको सीधा अप्लाई किया जी x एक्सिस एंड y एक्सिस के ऊपर। x एक्सिस की डायरेक्शन में 1 यूनिट डिस्टेंस जाने वाला यूनिट वेक्टर हम कैसे शो करते हैं, एज i कैप, एंड y एक्सिस के अलोंग 1 यूनिट डिस्टेंस जाने वाला वेक्टर को हम शो करते हैं एज अ j कैप। इनको अगर माइनस साइन लगाएंगे तो नेगेटिव x एक्सिस एंड नेगेटिव y एक्सिस की साइड पर जाएगा। ठीक है, तो देखो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्रिएट करने का फायदा क्या रहता है जी, हमारे कैलकुलेशंस करना हमें बहुत इजी हो जाता है। जैसे कि वेक्टर्स के ऊपर हमने अब तक कितने ऑपरेशंस देखे, 3 ऑपरेशंस देखे। तो कल जो पार्ट लिखा था कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, उसी के आगे कंटिन्यू करो। ऑपरेशन ऑन वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म। So let vector A is given as a1 I cap plus a2 j cap, and vector B is given as b1 I cap plus b2 j cap। ठीक है, ये हमारे दो वेक्टर्स है। अब इन दो वेक्टर्स के ऊपर हम ऑपरेशंस कर सकते हैं, लाइक हम a प्लस बी एडिशन कर सकते हैं, a माइनस बी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। कोई भी स्केलर आप m या फिर n पकड़ के चलो, हम a या फिर b से सीधा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो देखो अब सीधा 1 बाय 1 ऑब्जर्वेशंस। वेक्टर a प्लस वेक्टर b, दिस बिकम्स a1 प्लस b1 I कैप प्लस a2 प्लस b2 j कैप। vector A minus vector B becomes A1 minus B1 I cap plus A2 minus B2 J cap। M multiplied with vector A, this becomes M times of A1 I cap plus M times of A2 J cap। Vector A is equal to vector B when A1 is equal to B1 and A2 is equal to B2। मतलब उनके कंपोनेंट्स अगर सेम रहेंगे तभी क्या रहेंगे, वो दोनों वेक्टर्स इक्वल रहेंगे। आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों सेम है, कब रहेंगे, जब उनके आई कैप वाला पार्ट सेम है, दैट इज A1 इज इक्वल टू B1 एंड A2 इज इक्वल टू B2। अगेन ये किसके साथ सिमिलरिटी खाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स are equal when their real part is also same as well as their imaginary part is also same। यहाँ पर बस अब रियल एंड इमेजिनरी पार्ट की जगह पर अब कौन है, आई कैप एंड जे कैप। और ये आई कैप जे कैप जब भी हम बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। 2 डायमेंशन है इसलिए आपके दोनों डायरेक्शंस को आप मेंशन कर रहे हो, ये क्लियर है। अगर यहाँ पर 3D रहेगा, जो भी देखेंगे हम, 3D के लिए अब हमारे ऐसे 3 आएंगे कैरेक्टर। ओके, फिफ्थ वन, वेक्टर A and vector B
आर लाइक वेक्टर्स when a1 upon b1 is equal to a2 upon b2। अब ये चौथे ऑब्जर्वेशन के ऊपर हमारा ये बनता है कि चलो सर ये आप सही बोल रहे हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल है जब आपका a1 और b1 सेम है एंड a2 एंड b2 सेम है। व्हाट इफ दे आर नॉट सेम बट दे आर इन प्रोपोर्शन, दे आर इन प्रोपोर्शन, मतलब a1 और b1 का जो रेशो है वही आपका a2 और b2 का रेशो है। जब ये होता है तो वो कौन से टाइप के वेक्टर्स होता है? लाइक वेक्टर्स होता है। और लाइक वेक्टर्स का मतलब क्या है? सेम डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में जाता है। अब ये अनलाइक वेक्टर्स रहेंगे ना तो सिर्फ आपका साइन चेंज हो जाएगा। अनलाइक वेक्टर्स के लिए आपका सिर्फ साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, मतलब a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ a2 अपॉन b2, क्योंकि नेगेटिव साइन का मतलब क्या रहता है? साइन चेंज हो रहा है, ठीक है। सेम डायरेक्शन में अगर लाइक है तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या रहेंगे? अनलाइक रहेंगे। बट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जब भी ऐसे रहेंगे तो इनको लाइक वेक्टर्स की जगह पर हम बेसिकली कौन से टाइप के वेक्टर्स पकड़ के चलते हैं जी? आप पैरेलल भी बोल सकते हो, क्योंकि पैरेलल का मतलब क्या रहेगा? ये लाइक भी हो सकते हैं या फिर अनलाइक भी हो सकता है। ये समझ में आ रहा है? Let's say we have these two vectors, if they are moving in the same direction, parallel vectors moving in the same direction, like vectors, parallel vectors but moving in opposite direction, unlike vectors। but like रहे या फिर unlike रहे, but for sure क्या रहेंगे? ये parallel vectors रहेंगे। तो parallel vectors को जानना बहुत easy है। जब भी आपके components कैसे रहेंगे? रेशियो में रहेंगे, ठीक है, एक प्रोपोर्शन में रहेंगे। उनके कंपोनेंट्स का रेशियो एक प्रोपोर्शन में रहेगा, तो हम क्या बोलते हैं जी? हमारे ये पैरेलल तो फॉर श्योर रहेंगे। फिर उसमें लाइक है या अनलाइक, साइन के ऊपर, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन समझ में आ गया? अब देखो, हमने कंपोनेंट्स के ऊपर पिछला वाला पार्ट सीधा अप्लाई कर दिया था, ठीक है। तो अब तक हम जितने भी ऑपरेशंस करेंगे, जितने भी कैलकुलेशंस करेंगे, करते टाइम अब हम कौन से फॉर्म के अंदर एंट्री करेंगे जी? कंपोनेंट फॉर्म के अंदर एंट्री करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हमें आई कैप और जे कैप ये कंपोनेंट फॉर्म में काम करने की आदत लगनी चाहिए। -1, 1 इसको पॉइंट ए पकड़ के चलो, एंड पॉइंट बी इज 3, -3। Find if position vector of A and B are like vectors। सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हमारा जो फाइनल वाला ऑब्जर्वेशन है उसके ऊपर हमें दो वेक्टर्स दिए। अब हमें क्या निकालना है जी? वेदर दे आर लाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स है या नहीं है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या रहेगा? मतलब हमारा वेक्टर ओ ए, हम सीधा इसको कैप लगाते हैं, क्या हो जाएगा ये? -i कैप प्लस जे कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी मतलब हमारा वेक्टर ओ बी हो जाएगा। ये क्या रहेगा जी? हमारा 3i कैप -3 जे कैप, ठीक है। अब सबसे पहले हम चेकआउट करेंगे जी ये रेशो में है या नहीं। a1 a2 b1 b2 -1/3 और ये क्या मिला जी? 1/-3, ठीक है। रेशो बराबर है, ठीक है, मतलब ये फॉर श्योर क्या रहेंगे जी? पैरेलल रहेंगे। बट अब यहाँ पर एक चीज के ऊपर ध्यान देना, ये रेशो
इनइक्वल की जगह पर हम क्या बोल सकते हैं जी, पॉजिटिव निगेटिव डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो अगर हमें ये रेशो अगर पॉजिटिव मिलेगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, लाइक। अगर ये रेशो हमें क्या मिलेगा, निगेटिव। अब इक्वल तो है बट हमारा ये रेशो कैसा है, अब नेगेटिव में मिला है, तो इसकी वजह से लाइक वेक्टर्स नहीं रहेंगे, ये कैसे रहेंगे जी, अनलाइक वेक्टर्स रहेंगे। कैसे, अब ये कैलकुलेशन के थ्रू, बट एक बार डायग्राम के ऊपर भी देख लेते हैं। दिस इज अवर ओरिजिन, पॉइंट ए को प्लॉट करो, -1, 1 मतलब यहां पर रहेगा। पॉइंट बी को प्लॉट करो, 3 एंड -3 मतलब इधर किधर तो रहेगा। दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए। अब देखो पोजीशन वेक्टर ओ ए मतलब ऐसा रहेगा और पोजीशन वेक्टर ओ बी मतलब ऐसा रहेगा। तो ये अनलाइक वेक्टर्स क्यों है, समझ में आ गया। ओ ए एंड ओ बी आर अनलाइक। ओ ए और बीओ पूछते तो, बीओ पूछते तो क्या आता, बीओ पूछते तो ऐसा आता, तब ये फॉर श्योर क्या रहता है, लाइक वेक्टर्स रहता है। ये क्लियर है। यस नहीं नहीं नहीं, ओके इसको एक प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल वेक्टर्स व्हेन a1 अपॉन b1 कंपोनेंट इनके रेशियो में होने चाहिए, a1 अपॉन a2 में। a1 अपॉन a2 लिखा था, हाँ तो -1/3 ना, a1 अपॉन b1 ना। क्या कर रहे हो यार, ये a1 ये a2 है, ये b1 और ये b2 है, ठीक है। a1 अपॉन b1 कंपोनेंट सेम होने चाहिए। एक ही वेक्टर के दोनों कंपोनेंट को क्यों कंपेयर करेंगे, कुछ सिमिलरिटी है क्या, नहीं। बट दो वेक्टर के बीच में है ना, दो वेक्टर्स का आई कैप के डायरेक्शन में एक कंपोनेंट है, जे कैप के डायरेक्शन में एक कंपोनेंट है, तो ये वाले ऐसा रेशो लेंगे, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ऐसा नहीं करेंगे। वैसे वो एक्सचेंज किया तो सेम होता है, बट व्हाट आर वी गोइंग फॉर, a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2। अगर ये रहता है तो हम फॉर श्योर क्या बोलते थे कि दीज आर पैरेलल वेक्टर्स। बट अगेन यहां पर हमारा क्या होता है जी, इसी में वापस से दो केस बनाएंगे हम। अगर ये a1 अपॉन b1 ये जो है अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो ये कौन से टाइप के वेक्टर्स रहेंगे, लाइक वेक्टर्स। एंड ये a1 अपॉन b1 अगर नेगेटिव रहेगा तो ये कैसे वेक्टर्स रहेंगे जी, हमारे अनलाइक वेक्टर्स रहेंगे। ये समझ में आ गया, दोनों का सेम होना पैरेलल, बट उसमें कौन से टाइप के पैरेलल, सेम डायरेक्शन में जाने वाले पैरेलल या अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाले पैरेलल। ये आप सिर्फ एक रेशियो के ऊपर फोकस करो, ठीक है। वापस से क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दो। दिस इज a1 a2 b1 b2। हमें जो क्वेश्चन पूछा है, इफ पोजीशन वेक्टर्स ऑफ a एंड b आर लाइक वेक्टर, सबसे पहले ये पैरेलल होने चाहिए तभी लाइक या फिर अनलाइक के लिए जाएंगे। तो हमने क्या किया जी, इनके आई कैप वाले कंपोनेंट का रेशियो लिया और जे कैप वाले कंपोनेंट का रेशियो लिया, ठीक है। आई कैप वाले कंपोनेंट ऊपर क्या है, -1, नीचे क्या है 3। यहां पर देखो ऊपर क्या है +1, नीचे क्या है -3। ये एक्चुअली क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फॉर श्योर कौन से टाइप के वेक्टर्स है जी, पैरेलल वेक्टर्स है। अब सिर्फ एक पार्ट के ऊपर फोकस करो, ये जो हमें रेशियो मिला ये पॉजिटिव है निगेटिव है, निगेटिव है। अब निगेटिव रहेगा तो ये कौन से टाइप का वेक्टर रहेंगे, अनलाइक वेक्टर्स रहेंगे। ये समझ में आ गया, इजी है, ओके। Point A is given as -2, 1. Point B is -5, -1.
and point C is 1,3. Using vectors, check if A, B and C are collinear. अब देखो अगेन कोलिनियर का मतलब अगर हमने इसके वेक्टर्स अगर बनाए तो ये किस टाइप के वेक्टर्स बनेंगे? पैरेलल वेक्टर्स बनेंगे, तभी तो कोलिनियर रहेंगे ना भाई। ये समझ में आ रहा है एवरीवन? ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया नोट डाउन। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें जो कंसेप्ट पता है उसको कौन से ऑर्डर में अगर अप्लाई करेंगे तो हमें जो चाहिए वो पार्ट मिल सकता है, हमें सबसे पहले उसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है। हम ये एक्चुअली कोलिनियर है कि नहीं ये स्ट्रेट लाइन के हिसाब से भी पता कर सकते हैं, बहुत इजी है भाई। पॉइंट ए एंड बी के अंदर का स्लोप देखो, पॉइंट बी एंड सी के अंदर का स्लोप देखो, अगर स्लोप सेम रहेगा तो ये क्या रहेंगे? पैरेलल रहेंगे, ठीक है। और पैरेलल और एक ही पॉइंट से, एक ही पॉइंट से और पैरेलल भाई, इसका मतलब क्या रहेंगे? फॉर श्योर कोलिनियर ही रहेंगे। विजुअलाइज करो, लेट्स जस्ट से दिस इज आवर कार्टेशियन प्लेन, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। ए से लेकर बी तक का जो स्लोप है वही स्लोप बी से लेकर सी तक का है। इसका मतलब तभी होगा ना जब हम ए और बी से जाने वाला लाइन क्या करेंगे? एक्सटेंड करेंगे, और वहां पर आगे जाके कहीं पर तो पॉइंट सी रहेगा। लेट जैसे अगर हमारा कोई चौथा पॉइंट है डी, ए से लेकर बी तक का स्लोप एक है और बी से लेकर डी तक का स्लोप अलग ही है, तो ये कभी पैरेलल रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। और अगर पैरेलल नहीं है तो लाइक है या अनलाइक है वो बात दूर की रहेगी, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट के अगर थ्रू जाएंगे हम सीधा क्या फाइंड आउट करेंगे जी? m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चेकआउट कर लो सबसे पहले, एंट्री करने से पहले हम प्रूफ तो किसके थ्रू करेंगे? वेक्टर्स के थ्रू, बट सबसे पहले स्ट्रेट लाइन के थ्रू इजीली क्रॉस चेक कर लो। ए बी का स्लोप देखो क्या रहता है? 1 माइनस ऑफ माइनस 1 मतलब 2 अपॉन -2 माइनस ऑफ -5 मतलब -2 प्लस 5 प्लस 3, तो ए बी का स्लोप क्या मिला? 2/3। BC का स्लोप देखो 3 माइनस ऑफ -1, 1 माइनस ऑफ -5, BC का स्लोप भी वही है। कंफर्मेशन के लिए चाहे तो AC का भी स्लोप निकाल के देखो, 3 माइनस 1 2, 1 माइनस ऑफ -2 3, 2/3 मतलब स्लोप सेम है। तो तीनों पॉइंट्स फॉर श्योर क्या है जी? कोलिनियर है, ठीक है। बट अब हम इसको कैसे प्रूव करेंगे जी? पोजीशन वेक्टर्स को यूज करके। यूजिंग वेक्टर्स बोला है बट बेसिकली हम कौन से वेक्टर्स यूज करेंगे? पोजीशन वेक्टर्स यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इन पॉइंट्स के हमें क्या दिया है? कोऑर्डिनेट्स दिया है, लोकेशन दी है। तो हमारा जो ये जो ए बी और सी रहेगा, हम सीधा क्या बनाएंगे जी? वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, ये बनाएंगे। और हम क्या देखेंगे जी? भाई हमारा जो भी एक वेक्टर रहेगा बाकी दो वेक्टर के टर्म में लिखना आना जरूरी है, राइट? अगर ये m/n रहेगा तो हम वेक्टर बी को a एंड c के टर्म में लिख सकते थे, याद आ रहा है? सेम चीज हम इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो इसको स्टार्ट करेंगे जी सॉल्यूशन के लिए। पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स, वेक्टर ओ ए क्या रहेगा जी हमारा? -2i कैप प्लस j कैप। वेक्टर ओ बी क्या रहेगा जी? -5i कैप माइनस j कैप। एंड वेक्टर ओ सी क्या रहेगा जी? i कैप प्लस 3j कैप।
ठीक है। अब देखो आप सिर्फ ना पॉइंट्स के ऊपर भी अगर ध्यान दोगे तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर ध्यान दो या फिर सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर ध्यान देना, क्योंकि हम इसको इंटरनल डिवीजन के थ्रू देखना चाहते हैं। तो हम एक्सट्रीम पॉइंट्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें एक्सट्रीम वैल्यूज देखो, यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू पॉजिटिव में क्या है, 1 है, एंड लोएस्ट वैल्यू नेगेटिव में देखेंगे, राइट, -5। तो मतलब ये एक्सट्रीम वैल्यूज है, मतलब आपका ये जो पोजीशन वेक्टर रहेगा ये बीच में रहने वाला है। समझ में आया ये? इधर भी करके देखो, -1 से छोटा है क्या कोई जे का कंपोनेंट? नहीं। +3 से बड़ा है क्या कोई जे का कंपोनेंट? नहीं। मतलब ये दोनों एक्सट्रीम रहने वाले, ये पॉइंट किधर आने वाला है, बीच में आने वाला है। ये समझ में आ गया? तो हम क्या बोलेंगे जी, यहाँ पर वेक्टर OA डिवाइड्स, अज्यूम करके चलो, अज्यूम, अगर ये अजम्पशन सही आया तो हमारे कैसे रहेंगे वेक्टर्स, कोलिनियर, और अगर नहीं आया तो मतलब ये कोलिनियर नहीं रहेंगे। अलजेब्रा का फंडा समझ में आ गया? जो प्रूफ करना है वो कभी कभी अज्यूम ही करके चलना रहता है। सो लेट वेक्टर OA डिवाइड्स पोजीशन वेक्टर OB एंड पोजीशन वेक्टर OC इन रेशो, जैसे हमने बोला जी λ/1 इंटरनली, वो भी। तो उसके हिसाब से हमारा वेक्टर OA क्या हो जाएगा, अब देखो, मतलब ये लैम्बडा जो रहेगा वो कौन से साइड पे है, OB के साथ है, पहला और दूसरा, लैम्बडा OB वाले साइड एंड 1 OC वाले साइड पे रहेगा, ठीक है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो लैम्बडा टाइम्स ऑफ वेक्टर OC प्लस 1 टाइम्स ऑफ वेक्टर OB डिवाइडेड बाय लैम्बडा प्लस 1, ठीक है। अब ये λ+1 जो इधर डिवीजन में, वो आप सीधा इधर भेज दो, तो देखो हमारा क्या हो जाता है जी, λ+1 टाइम्स ऑफ वेक्टर OA इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स ऑफ वेक्टर OC प्लस वेक्टर OB। अब आपको बस एक प्रूफ करना है जी, LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। ये इक्वेशन के थ्रू हमें जो भी लैम्बडा का वैल्यू मिलेगा, ठीक है, वो रेशो में चेकआउट करना है। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो लैम्बडा का वैल्यू मिलेगा, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर ये कोलिनियर नहीं रहेंगे तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। LHS एंड RHS के थ्रू हमें लैम्बडा का एक वैलिड वैल्यू नहीं मिलेगा। अब देखो यहाँ पर लैम्बडा से मल्टीप्लाई कर दो वेक्टर OC को, क्या हो जाएगा जी, लैम्बडा मल्टीप्लाइड विथ I कैप प्लस 3J कैप, एंड वेक्टर OB क्या है जी, -5 I कैप माइनस J कैप। आई कैप वाले कंपोनेंट साथ में ले लो, यहाँ पर लैम्बडा इंटू 1 लैम्बडा एंड दिस इज -5, तो हमें क्या मिला जी, लैम्बडा -5 टाइम्स ऑफ आई कैप, यहाँ पर 3 इंटू लैम्बडा, 3 लैम्बडा माइनस J मतलब -1, तो प्लस 3 लैम्बडा -1 टाइम्स ऑफ J कैप। और यहाँ पर वेक्टर OA के साथ λ+1 को मल्टीप्लाई कर दो, λ+1 मल्टीप्लाइड विथ -2 I प्लस J कैप, सो आपका हो जाता है जी -2 लैम्बडा -2 I कैप प्लस λ+1 J कैप, ठीक है। अब देखो ये दोनों वेक्टर्स इक्वल कब हो सकते हैं, जब उनके आई कैप वाले कंपोनेंट सेम रहेंगे एंड उनके जे कैप वाले कंपोनेंट सेम रहेंगे। तो किसी भी एक को इक्वेट करके देखो, वही लैम्बडा का वैल्यू अगर दूसरे को सेटिस्फाई कर रहा है तो LHS इज इक्वल टू RHS, और अगर नहीं कर रहा है तो नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है, आप आई कैप वाले कंपोनेंट्स को कंपेयर करके देखो। यहाँ पर हमें क्या मिला जी, -2 लैम्बडा -2, यहाँ पर हमें क्या मिला जी, लैम्बडा -5। लैम्बडा को कैलकुलेट करो, यहाँ पर -2 लैम्बडा उधर जाएगा तो
3 लैम्बडा, उधर का -5 इधर आएगा तो +5, -2 +5 +3, तो लैम्बडा का वैल्यू क्या मिला हमें? 1 मिला। ठीक है, और अब यही लैम्बडा का वैल्यू हमारे जे कैप वाले कंपोनेंट को सेटिस्फाई करना जरूरी है। अगर जे कैप को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये कोलिनियर नहीं है। ठीक है, तो अब जे कैप वाले कंपोनेंट को कंपेयर करो। यहां पर क्या है जी हमारा जे कैप वाला कंपोनेंट? लैम्बडा +1, और यहां पर हमें क्या मिला जी? 3 लैम्बडा -1। अब यहां पर भी लैम्बडा का वैल्यू 1 मिलना चाहिए, या फिर लैम्बडा का वैल्यू 1 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। लैम्बडा इज इक्वल टू 1 डाल के देखो, आता है। ठीक है, तो मतलब ये इंटरनली डिवाइड करता है। अब लैम्बडा का वैल्यू 1 आया, मतलब ये कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:1। Vector A is position vector of point A with coordinates -1, 3. काम करते हैं, 1, -3 लेते हैं। ओके, फाइंड वेक्टर PQ which is equal to vector A and point P is -1, 5. सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा क्या है वो अंडरस्टूड हो चुका है क्या, वो इंपॉर्टेंट है। अगर वही समझ में नहीं आया तो आगे जाने में कोई सेंस नहीं है। पहला वाला स्टेटमेंट क्या है? वेक्टर ए इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। ए के लोकेशन क्या दिया है? 1, -3, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या रहेगा? आई कैप -3 जे कैप, ये होना चाहिए। तो बेसिकली पहले स्टेटमेंट का मतलब क्या, देखो सॉल्यूशन में जब आप जा रहे हो पहले हम गिवन डेटा को ढंग से रिप्रेजेंट करेंगे। पहले स्टेटमेंट का मतलब है जी वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप -3 जे कैप। पहले स्टेटमेंट का मतलब यही है। नेक्स्ट हमें क्या बोला है? फाइंड वेक्टर पी क्यू। अब लेट जैसे कोई तो पॉइंट P है और कोई तो पॉइंट Q है, हमें ये वेक्टर PQ फाइंड आउट करना है, विच इज इक्वल टू वेक्टर A। मतलब हमें एक और चीज क्या दी है जी, ये जो भी वेक्टर है ये किसके बराबर है? वेक्टर A के बराबर है। वेक्टर PQ इज इक्वल टू वेक्टर A एंड पॉइंट P मतलब हमें क्या दिया है जी? उसके कोऑर्डिनेट्स। मतलब हमें वेक्टर PQ का कौन सा वाला पॉइंट दिया है? इनिशियल पॉइंट दिया है। और वेक्टर PQ को डिफाइन करने के लिए सिर्फ एक पॉइंट के थ्रू काम होगा क्या? नहीं, हमें और कौन सा पॉइंट चाहिए? हमें टर्मिनल पॉइंट चाहिए रहेगा। तब भी हम एक स्पेसिफिक वेक्टर PQ बना सकते हैं जो किसके बराबर है? वेक्टर A के बराबर है, गिवन वेक्टर के बराबर है। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो जी लेट जस्ट से हम ये जो पॉइंट Q है इसके कोऑर्डिनेट्स अज्यूम करके चलते हैं, x, y। ठीक है, अब वेक्टर PQ बना सकते हो। वेक्टर PQ क्या रहता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P रहेगा, एंड सीधा हम कंपेयर करेंगे। ये क्लियर है?
सो ये गिवन डेटा लिखने के बाद, ये विजुअल अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद, लेट पॉइंट गिव विथ कोऑर्डिनेट्स x, y has position vector, इसका पोजीशन वेक्टर को हम सीधा ओ क्यू बोल सकते हैं। ओ क्यू क्या रहेगा जी हमारा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी क्या रहेगा जी, वेक्टर ओपी रहेगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी क्या रहेगा, वेक्टर ओपी रहेगा। उसको हम क्या लिखेंगे जी, माइनस आई कैप प्लस 5 जे कैप लिखेंगे। अब देखो, आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू पता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी पता है, अब वेक्टर पी क्यू निकाल सकते हो। तो हम नेक्स्ट क्या जानते हैं जी, वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी रहता है। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू मतलब ओ क्यू, यहां पर ओ पी वैल्यूज डाल दो। ओ क्यू क्या है जी, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, यहां पर माइनस आई कैप प्लस 5 जे कैप। करो कैलकुलेशन, आई कैप वाले कंपोनेंट साथ में लो, आपको क्या मिलता है, x प्लस 1 आई कैप एंड y माइनस 5 जे कैप। ये मिला एवरीवन, एवरीवन। ठीक है, ये किसके बराबर है, वेक्टर पी क्यू का वैल्यू है ये। बट वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू व्हाट, वेक्टर ए, और वेक्टर ए इज इक्वल टू व्हाट, आई कैप माइनस 3 जे कैप। तो सीधा हम इसको क्या लिख सकते हैं जी, आई कैप माइनस 3 जे कैप। और अगर ये दोनों वेक्टर्स अगर इक्वल है तो आई कैप वाला कंपोनेंट सेम होना चाहिए, जे कैप वाला कंपोनेंट सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हम सीधा क्या बोलेंगे, आई कैप वाले कंपोनेंट, यहाँ पर x प्लस 1 है, यहाँ पर सिर्फ 1 है, तो हम सीधा बोल सकते हैं जी x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू क्या आएगा जी, 0। नेक्स्ट जे कैप वाले कंपोनेंट, y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 3, तो इवेंचुअली y इज इक्वल टू क्या आएगा, +2, y इज इक्वल टू +2। ठीक है, तो 0,2, 0,2। कंपोनेंट्स इन 2D, कोई डाउट नहीं, 3D में चलें। अब देखो, जैसे 2D में हमने थोड़ा सा ज्यादा टाइम लिया, ज्यादा टाइम स्पेंड किया, ज्यादा क्वेश्चंस करे, 3D में हम उतना टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। 3D में एक्स्ट्रा कुछ नहीं आने वाला है, सिर्फ ये आई कैप जे कैप के साथ एक और कैप आने वाला है बस। ऑपरेशन सारे के सारे वैसे ही रहते हैं। तो अब मैं एक्सप्लेन करते नहीं बैठूंगा, आप फॉर्मूलेज या फिर हमारे ऑब्जर्वेशंस जैसे ही देखोगे, यू विल फाइंड आउट द सिमिलैरिटीज। जो कंपोनेंट्स इन 2D के लिए देखा, वही कंपोनेंट्स इन 3D के लिए है। components of vector in 3D। इसके लिए हम एक डायग्राम भी बनाएंगे। और 3D में है तो भाई 3D में डायग्राम बनाना। This is our origin, this is our x-axis, this is our y-axis and this is our z-axis। ठीक है, 3D हमारा अब तक शुरू नहीं हुआ है, ये 3D हम देख सकते हैं, विजुअलाइज आराम से कर सकते हैं। ठीक है, now let's just say I have a point P। अब मजेदार बात, आप ये 2D प्लेन के ऊपर ये पॉइंट पे एग्जैक्टली कहां पर है आप गेस नहीं मार सकते अनटिल एंड अनलेस इसको हम क्या करेंगे जी, प्रॉपरली लोकेट करेंगे। जैसे कि अगर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर बनाया, यहां से एक वर्टिकल लाइन एक बनाया,
आपके पास स्केल है तो प्लीज टू द स्केल निकालो। तो देखो हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट P था, हमने क्या किया, पॉइंट P से तीनों डायमेंशन में वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करें। अब यहां पर देखो क्या होगा, आपका x एक्सिस एंड y एक्सिस की जगह पर आपका ये जो प्लेन रहेगा, ये कौन सा प्लेन रहेगा, हमारा xy प्लेन रहेगा। हमारा ये जो y एक्सिस एंड z एक्सिस, यहाँ पर ये जो प्लेन है उसको हम क्या बुलाते हैं, yz प्लेन बुलाएंगे। और हमारा यहाँ पर x और z जो है, यहाँ पर हम कौन सा प्लेन बुलाते हैं जी, हम xz प्लेन बुलाते हैं। 3D के अंदर हमारे कितने प्लेन रहेंगे, बेसिकली 3 इंडिविजुअल प्लेन्स रहते हैं, ठीक है। हमने पॉइंट P से क्या किया, इन्हीं तीनों प्लेन्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किए। अब ये प्लेन्स का मतलब क्या रहता है, फॉर एग्जांपल एक्स वाई प्लेन पे सिर्फ x एंड y कोऑर्डिनेट रहेंगे, z कोऑर्डिनेट विल ऑलवेज बी 0। वाई जेड प्लेन पे सिर्फ y एंड z कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, x कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0। एक्स जेड प्लेन पे क्या होगा, आपका सिर्फ x एंड z कोऑर्डिनेट रहेगा, आपका y कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0, ठीक है। अब 3D में जब मेरा ये एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स लेट जस्ट से पकड़ के चलो जी, x, y, z। अब इसके कोऑर्डिनेट्स अगर x, y, z है, इसका मतलब क्या रहेगा, ओरिजिन से x एक्सिस की डायरेक्शन में ये कितना डिस्टेंस गया, x डिस्टेंस गया, y एक्सिस की डायरेक्शन में ये कितना डिस्टेंस गया, y डिस्टेंस गया, एंड z एक्सिस की डायरेक्शन में ये कितना डिस्टेंस गया जी, z गया। अब देखो x एक्सिस के ऊपर आपका पॉइंट लेट जैसे हमें मिला जी ये पॉइंट A, y एक्सिस पे ये मिला पॉइंट B, और z एक्सिस पे ये मिला जी पॉइंट C। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर का मतलब क्या रहता है यहां पर, अब ये देखिए। जैसे ही मैं ओरिजिन को पॉइंट P के साथ कनेक्ट करूंगा, यहां पर मेरा कौन सा वेक्टर बनेगा, वेक्टर OP बनेगा, ये क्लियर है। अब वेक्टर OP अगर बनाना रहेगा तो ऑब्वियसली O से लेकर P पे जाने का ऐसा रास्ता हमें ढूंढना पड़ेगा जो वेक्टर्स के थ्रू जाता है, ठीक है। तो हम देखो और पॉइंट्स को नाम देते हैं, हमारे A, B और C हो गया, और 3 पॉइंट्स बचे, इनको क्या नाम देना है, लेट जस्ट से ओ की नहीं पकड़ते हैं, इस पॉइंट को Q पकड़ के चलते हैं, इस पॉइंट को R पकड़ के चलते हैं, और इस पॉइंट को लेट जस्ट से S पकड़ के चलते हैं। आप इसको इमेजिन कर सकते हो, हमारा जो अमेज़न का पैकेज रहेगा या फिर कोई भी डब्बा रहेगा, ठीक है, उसके लाइंस, एजेस, कॉर्नर्स, रूबिक क्यूब पता है ना, उसके कॉर्नर्स, कॉर्नर्स मतलब नॉट एंड पॉइंट्स, ये वाला पार्ट नहीं, उसके एजेस जहां पर 2 साइड्स टच होती है, वो क्या रहता है, एक लाइन सेगमेंट रहता है। तो अब मैं देखो यहां पर क्या करूंगा, वेक्टर OA, वेक्टर OB, वेक्टर OC बोल सकता हूं, लाइन सेगमेंट को एज अ वेक्टर ट्रीट कर सकता है। मैं वेक्टर CS, वेक्टर AS, वेक्टर BQ, वेक्टर BR, वेक्टर CR, वेक्टर AQ बोल सकता हूं, दीज आर लाइन सेगमेंट्स, बराबर है। तो अब देखो O से लेकर P पे जाने के लिए हम रास्ता चूज करेंगे, बट कैसे चूज करेंगे जी, एक पर्टिकुलर एक्सिस में। फॉर एग्जाम्पल O से अगर शुरू किया, मैं सबसे पहले x डायरेक्शन में जाना चाहता हूं, तो O से निकला x डायरेक्शन में गया तो कौन से पॉइंट पे पहुंचूंगा, A पे पहुंचूंगा। तो देखो वेक्टर OP कैसे बना सकते हैं, मैं सबसे पहले x डायरेक्शन में किधर गया, वेक्टर OA पे गया, अब मैं A पे पहुंचा हूं। A से अब मैं चाहता हूं मैं y डायरेक्शन में जाना है या फिर z डायरेक्शन में जाना है, अवर चॉइस। y में जाना है तो A से किधर जाएंगे, Q पे जाएंगे, z में जाना है तो A से किधर पे जाएंगे, S पे आएंगे। तो लेट जस्ट से हम गए जी भाई A से हम गए Q, अब जैसे Q से P की तरफ आते टाइम देखो हमें कौन सी डायरेक्शन में आना पड़ रहा है, z एक्सिस वाली डायरेक्शन में। फिर मैं Q से लेकर कहां पर आया जी, P पे आ गया। ये आपका x साइड वाला कंपोनेंट, ये y डायरेक्शन वाला कंपोनेंट, और ये आपका
जेड डायरेक्शन वाला कंपोनेंट आपको मिला। ठीक है, अब मजेदार बात यहां पर ऑब्जर्व करना, ए क्यू, ये ए क्यू ओबी को पैरेलल है, ए क्यू ओबी को पैरेलल है, ये सारे के सारे लाइंस एक दूसरे को पैरेलल है जो अलोंग दैट सेम एक्सिस। ठीक है, तो मैं यहां पर ऐसा बोल सकता हूं कि मैं ये ए क्यू को सीधा क्या लिख दिया है जी, ओबी लिख दिया। अब नेक्स्ट क्यू पी बी आर को पैरेलल है, हमारा ये वेक्टर क्यू पी बी आर को पैरेलल है, और ये बी आर ओसी को पैरेलल है, तो मैं वेक्टर क्यू पी को सीधा वेक्टर ओसी लिख सकता हूं। तो देखो हमें इवेंचुअली क्या मिला, वेक्टर ओपी इज इक्वल टू वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर ओ सी। वेक्टर ओपी इज इक्वल टू एक्स डायरेक्शन में कितना यूनिट जाता है आई कैप, वाई डायरेक्शन में जितना यूनिट जाता है जे कैप, जेड डायरेक्शन में जितना जाता है हमारा के कैप आएगा। ये समझ में आ गया। सिर्फ डायग्राम बनाना, ठीक है, 3D में जब एंट्री करेंगे ये डायग्राम और डिटेल में अच्छे से लेने वाला हूं, सो डोंट वरी। हम अभी सिर्फ कंपोनेंट्स के साथ खेलने वाला है। As in 2D, that is 2 dimension, a vector in 3 dimension has unit vectors along x axis, y axis and z axis represented as I cap, comma j cap and comma k cap respectively। कुछ नया नहीं है, ठीक है। 2D में सिर्फ ये पहले दो आता है, 3D के लिए अब ये तीनों के तीनों आने वाला है। तो अगर हम ऐसा कर बोलेंगे पॉइंट P with coordinates x, y, z in 3D space, then पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P क्या रहेगा जी हमारा, वेक्टर OP रहेगा, वेक्टर OP रहेगा। और पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए हमें पता है भाई, किसी भी पॉइंट का अगर लोकेशन पता रहा, पोजीशन वेक्टर हम आराम से बना सकते हैं। अकॉर्डिंग टू इट्स कोऑर्डिनेट्स हम सीधा क्या लगाएंगे जी, उनके यूनिट वेक्टर साथ में लगाते हैं। तो हमारा वेक्टर OP क्या बन जाता है जी, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप रहेगा। अब अगर ये वेक्टर है तो इसका मॉडुलस भी एग्जिस्ट करना चाहिए, लेंथ बराबर है। तो हमारा वेक्टर ओपी का मॉडुलस क्या रहेगा जी, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मेरा सिंपल क्वेश्चन, क्या मुझे कोई यूनिट वेक्टर ओपी बता सकता है? हमने देखा था यूनिट वेक्टर कैसे बनाता है, स्टेटमेंट दिया था मैंने आपको।
यूनिट वेक्टर कैसे बनाता है? किसी भी वेक्टर को हम मॉडुलस से डिवाइड करेंगे, मतलब वेक्टर ओपी डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर ओपी इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर ओपी। पहला पार्ट पता है, दूसरा पार्ट पता है, 1/2 इज इक्वल टू हमें ये मिल रहा है, तो ये क्या आएगा? दिस बिकम्स xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं समझ में आ गया? सिमिलरली अब यहाँ पर ऑपरेशंस ऑन वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म, जैसा हमारा 2D के लिए था सिमिलरली हमारा अब यहाँ पर 3D के लिए रहेगा। So let vector A is A1 I cap plus A2 J cap plus A3 K cap and vector B is B1 I cap plus B2 J cap plus B3 K cap। तो नंबर 1 हमारा वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, मिक्स कर सकते हैं, प्लस के लिए अलग से माइनस के लिए अलग से करने की जरूरत नहीं है। ये क्या बनेगा अब? ये A1 प्लस माइनस B1 आई कैप, A2 प्लस माइनस B2 J कैप, A3 प्लस माइनस B3 K कैप। कोई है जिसको ये समझ में नहीं आ रहा? अलग अलग लिखना है, अलग अलग लिखने की जरूरत है, लिखना है ओके, अलग अलग लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेक्टर A माइनस वेक्टर B इज इक्वल टू A1 माइनस B1 आई कैप, A2 माइनस B2 J कैप, A3 माइनस B3 K कैप। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, अब मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर। m टाइम्स ऑफ वेक्टर A क्या हो जाएगा? m A1 आई कैप प्लस m A2 J कैप प्लस m A3 K कैप। वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर B व्हेन, गैस मारो, क्या क्या रहेगा? गैस मारो। 2D में देखा था, 3D में क्या रहेगा? आई कैप के कंपोनेंट का रेशियो, मतलब A1 अपॉन B1, सॉरी A1 इज इक्वल टू B1, A2 इज इक्वल टू B2 एंड A3 इज इक्वल टू B3। सिमिलरली पैरेलल के लिए भी निकाल सकते हैं। पैरेलल के लिए अब क्या होने चाहिए? प्रोपोर्शन में होने चाहिए। वेक्टर A and vector B are parallel when A1 upon B1 is equal to A2 upon B2 is equal to A3 upon B3।
तो 2D और 3D में कंपोनेंट्स में कुछ ज्यादा डिफरेंस है क्या? नहीं, यार सेम प्रॉपर्टीज, सेम ऑब्जर्वेशंस, हमारा सिर्फ एक डायमेंशन एक्स्ट्रा आता है। देखो ये कंसेप्ट हम कोलिनियर वेक्टर्स के ऊपर ही देखते हैं। लाइक कोलिनियर वेक्टर्स मतलब क्या रहता है भाई? ऐसे वेक्टर्स जो पैरेलल होते हैं, ठीक है? ऐसे वेक्टर्स जो पैरेलल होते हैं, दीज आर ऑलवेज कोलिनियर वेक्टर्स। क्यों? क्योंकि मैं एक वेक्टर को उठाकर दूसरी जगह पर रख सकता हूँ, एंड इफ दे आर पैरेलल हमें कोई झंझट नहीं रहता। अब पैरेलल वेक्टर रहेगा तो लेट्स जस्ट से हमारे पास ए कैप नाम का एक यूनिट वेक्टर है, 1 यूनिट लेंथ अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, लेफ्ट से लेकर राइट जा रहा है। हमारा ये अगर वेक्टर ए रहेगा और ये अगर वेक्टर बी रहेगा, इसका मॉडुलस मॉड है और इसका मॉडुलस मॉड भी रहेगा। तो हम क्या करते हैं जी, इनका जो लेंथ है इंडिविजुअल वो यहीं से लेते हैं, बट इनका जो सेंस है, वो डायरेक्शन है, वो कहां से लेकर आते हैं जी? हम इस यूनिट वेक्टर की मदद से लेकर आते हैं। तो मैं वेक्टर ए को कैसे दिखाऊंगा जी? लेंथ मतलब मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इनटू यूनिट वेक्टर ए कैप, ठीक है? वेक्टर बी को कैसे दिखाऊंगा? यूनिट वेक्टर ए कैप को यूज करूंगा एंड मॉडुलस मॉड बी को यूज करूंगा, ठीक है? अब इसका फायदा ये रहता है, दोनों वेक्टर्स को शो करने के लिए हमने एक ही यूनिट वेक्टर को यूज किया। इसका मतलब हुआ कि हम किसी भी एक वेक्टर को किसी भी दूसरे वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं। ये पूरे कंसेप्ट में हम वही देखने वाले हैं। हम अज्यूम करके चलेंगे कि हमारे पास ऑलरेडी कोलिनियर वेक्टर्स है, और अगर वो कोलिनियर है तो हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की टर्म में लिख सकते हैं क्या? वही चेकआउट करेंगे। ये क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट विथ सम स्टेटमेंट्स। लेट vector P and vector Q are collinear vectors parallel to unit vector A, parallel to unit vector A। ठीक है? तो देखो अब आपके ये जो P एंड Q कोलिनियर बोले, ये पैरेलल फॉर श्योर रहेंगे, बट ये लाइक है या अनलाइक डजंट मैटर। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट से इधर जाने वाला और उसी पॉइंट से आगे जाने वाला, ऐसा भी हो सकता है। या फिर एक पॉइंट से इधर जा रहा है और दूसरे पॉइंट से इधर जा रहा है, ऐसे टाइप के भी हो सकता है। बट फॉर श्योर ये कौन से टाइप के है जी? वेक्टर्स कोलिनियर है। अब यहाँ पर कोलिनियर का मतलब बेसिकली क्या रहेंगे जी? हमारे पैरेलल रहेंगे, ठीक है? साथ में हमें क्या बोला? ये दोनों वेक्टर्स किसको पैरेलल है? एक यूनिट वेक्टर ए है, इसको पैरेलल। तो इसको अगर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में अगर करने के लिए जाएंगे, पहले अलजेब्रिक कर लेते हैं। वेक्टर p इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर p इंटू यूनिट वेक्टर a, एंड वेक्टर q इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर q इंटू यूनिट वेक्टर a। डायग्राम के सेंस में अगर देखेंगे तो दिस इज वेक्टर p, दिस इज वेक्टर q, और हम एक छोटा सा यूनिट वेक्टर बनाएंगे जी, यूनिट वेक्टर ए। ये क्लियर है? चाहे तो यहीं पर लिख लो, हमारा ये जो मॉडुलस रहता है इस वेक्टर का क्या लेकर आता है? लेंथ लेकर आता है, और ये जो यूनिट वेक्टर रहता है वो हमारा क्या लेकर आता है? डायरेक्शन लेकर आता है।
टाइप्स ऑफ वेक्टर में यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने वहां पर भी मेंशन किया था। रीजन क्या है, यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन लेकर आएगा, कितना डिस्टेंस जाएगा हमें तो पता है, कितना डिस्टेंस जाता है 1 यूनिट। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, यहां तक कोई डाउट? ओके, अब देखो ये जो हमने लिखा हुआ पार्ट है, यहाँ पर कुछ कॉमन है क्या, हमारा ए कैप कॉमन है। तो अब लेट जस्ट से मैंने वेक्टर p इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर p इंटू ए कैप अगर रहेगा, तो ए कैप का वैल्यू क्या मिलता है जी मुझे, वेक्टर p अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर p इज इक्वल टू ए कैप रहेगा। और यही ए कैप का वैल्यू अब हम किस में पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे। तो देखो हमारा वेक्टर q क्या हो जाता है, वेक्टर q इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर q इंटू ए कैप। यहाँ पर ए कैप का वैल्यू डालो, क्या होगा, ये q वेक्टर वैसा का वैसा रहेगा, यहाँ पर मॉडुलस ऑफ q रहेगा, ए कैप की जगह पर अब क्या आएगा, वेक्टर p अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर p, यही मिला। ये देखते से क्या पता चल जाता है, देखो ये वाला पार्ट इज नथिंग बट स्केलर है, ये वाला पार्ट नथिंग बट स्केलर है। ऊपर से देखो कैसा है, मॉडुलस है, मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब ये ऊपर से कैसा स्केलर है, पॉजिटिव स्केलर है। ठीक है, यहां पर हमारा कौन है, वेक्टर q, यहां पर हमारा कौन है, वेक्टर p। हमने वेक्टर q को टोटली वेक्टर p के टर्म में एक्सप्लेन किया है। वेक्टर p को हमने एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो हमें कौन मिला, वेक्टर q मिला। बट ये कब हुआ, जब वेक्टर p एंड q कैसे वेक्टर्स थे, कोलिनियर वेक्टर्स थे, पैरेलल वेक्टर्स थे। ये समझ में आ गया एवरीवन? वापस से रिपीट करूं, हमने अज्यूम कर लिया p एंड q ये एक ऑलरेडी कोलिनियर वेक्टर्स है, तो उनके बीच में रिलेशन ऑब्जर्व करना चाहते थे। सिंस दीज आर कोलिनियर वेक्टर्स तो ऑब्वियसली ये क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। तो हमने एक यूनिट वेक्टर अज्यूम किया जिसको ये पैरेलल है। ये क्लियर है? तो अगर ये यूनिट वेक्टर इन दोनों को पैरेलल है तो हम दोनों वेक्टर्स को उनका लेंथ और डायरेक्शन सेपरेट सेपरेट करके लिख सकते हैं। हमने वही किया, डायग्राम के ऊपर भी ऑब्जर्वेशन कर लिया। अकॉर्डिंग टू दिस हमने यूनिट वेक्टर ए का वैल्यू निकाला जो हमने अज्यूम किया। यूनिट वेक्टर ए का वैल्यू हमने p के टर्म में निकाला और हमने वो q की जगह सब्स्टिट्यूट किया। आप q के टर्म में निकालते, आप p की जगह भी सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको यही रेशो अलग तरीके से मिलता, मतलब यही इक्वेशन, वेक्टर q इज इक्वल टू मॉड q अपॉन मॉड p टाइम्स ऑफ वेक्टर p। इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। वेक्टर p इज इक्वल टू क्या मिलेगा, मॉड p अपॉन मॉड q टाइम्स ऑफ वेक्टर q। हम q को p के रिस्पेक्ट में या फिर p को q के रिस्पेक्ट में सीधा लिख सकते हैं, शो कर सकते हैं। और अगर कभी ऐसा दो वेक्टर्स के लिए कर पाए तो हम फॉर श्योर क्या बोलेंगे, अवर वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स। इसके एग्जांपल्स करेंगे तब क्लैरिटी आएगा, बट पर्पस एक ही है, कोई भी दो कोलिनियर वेक्टर्स रहे, एक को हम दूसरे के टर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है? एक क्वेश्चन लो, नया वाला क्वेश्चन नहीं लेते, जो हमने पुराना वाला एक क्वेश्चन उठा वो -1,1 एंड 3,-3 वाला चेकआउट किया था ना। लाइक वेक्टर्स है कि नहीं, लाइक वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, पैरेलल मतलब कोलिनियर रहेंगे, तो वही स्टेटमेंट उठाता है। हमारा पॉइंट ए दिया था -1,1 एंड पॉइंट बी दिया था जी 3,-3। Check if position vectors of A and B are collinear. तो जब भी ये करना रहेगा यहाँ पर
सबसे पहला वाला स्टेप आपको बता देता हूं। ऑलवेज गो फॉर ए के डायरेक्शन में उसका यूनिट वेक्टर निकालो, बी के डायरेक्शन में उसका यूनिट वेक्टर निकालो। समझ में आया? ठीक है, सो ऑलवेज गो फॉर यूनिट वेक्टर। तो देखो सॉल्यूशन जब हम शुरू करेंगे तो सीधा शुरुआत कहां से करेंगे भाई? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। हम उसको कैसे शो करेंगे जी? वेक्टर ओ ए करके शो करेंगे। वेक्टर ओ ए क्या रहेगा ऋग्वेद? वेक्टर ओ ए क्या रहेगा? माइनस आई कैप प्लस जे कैप रहेगा। मॉडुलस ऑफ वेक्टर ओ ए क्या रहेगा? √2 रहेगा। हम किसी भी वेक्टर को उसके मॉडुलस से अगर डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा जी? यूनिट वेक्टर मिलेगा। तो भाई हमें यूनिट वेक्टर ओ ए मिलेगा। ठीक है, ये ओ ए कितना आएगा जी हमारा? 1/√2 टाइम्स ऑफ माइनस आई कैप प्लस जे कैप। इसको हाईलाइट करो। जैसे हमने ए के लिए किया वैसे अब हम किसके लिए करेंगे? पॉइंट बी के लिए करेंगे। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, हम उसको वेक्टर ओ बी बुलाते हैं। ये क्या आएगा जी हमारा? 3i कैप माइनस 3j कैप मिला। अब हमें इसका मॉडुलस निकालना है जी। वेक्टर ओ बी का मॉडुलस क्या रहेगा? √3² प्लस -3 का स्क्वायर। क्या मिलेगा आपको? √18। √18 इज नथिंग बट 3√2। अब आपको ओबी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए तो हम क्या निकालेंगे? जब यूनिट वेक्टर ओबी निकालेंगे तो यूनिट वेक्टर ओबी मतलब क्या रहेगा? दिस डिवाइडेड बाय दिस। 3 कैंसिल हो जाएंगे तो हमें क्या मिलता है जी? 1/√2 इन ब्रैकेट आई कैप माइनस जे कैप। बराबर है? अब मेरा सिंपल क्वेश्चन, क्या हम ओ ए एंड ओ बी इक्वल है ऐसा बोल सकते हैं क्या? ऊपर से माइनस साइन कॉमन ले लो। ऊपर से माइनस साइन कॉमन ले लो। माइनस साइन मैंने अगर बाहर निकाला ये इधर आएगा। अब ये अब क्योंकि स्केलर कुछ भी रहे फर्क नहीं पड़ता। बराबर है? आप सिर्फ कंपोनेंट्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप देखो, ये दोनों सेम है। सेम है मतलब ओए के डायरेक्शन में जाने वाला यूनिट वेक्टर जो है वही ओबी की डायरेक्शन में जाने वाला यूनिट वेक्टर है। स्केलर माइनस का मतलब क्या है? ओए और ओबी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमने देखा था ये अनलाइक वेक्टर्स थे, याद आ रहा है? बट अनलाइक भी रहे तो भी फॉर श्योर कैसे रहेंगे? कोलिनियर ही रहेंगे। ये समझ में आ गया? तो हमने अब तक ये कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स के ऊपर जो भी देखा उसको हम सिंगल स्टेटमेंट में याद रख सकते हैं। कैसे? उसकी तरफ ध्यान दो। If vector A and vector B are collinear, then vector B is equal to lambda times of vector A. अब यहां पर लैम्बडा क्या रहेगा जी? लैम्बडा इज स्केलर। ये जो हमने कंसेप्ट देखा, ये जो हमने स्केलर बोला है वही लैम्बडा। ठीक है, लैम्बडा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, नॉन जीरो नहीं रहेगा। ये देखो ना, अगर ये अगर जीरो सॉरी नॉन जीरो ही रहेगा, जीरो नहीं रहेगा। लैम्बडा जीरो अगर हो गया तो मतलब ये जीरो है, मतलब ये भी जीरो है, उसका कोई लेंथ नहीं रहेगा। ये कौन से टाइप का वेक्टर बन जाएगा? जीरो वेक्टर, नल वेक्टर विच हैज नो मैग्नीट्यूड। ठीक है, बट अगर लैम्बडा अगर पॉजिटिव रहा तो मतलब ए और बी लाइक लाइक वेक्टर्स है, और लैम्बडा अगर निगेटिव रहा तो ए एंड बी अनलाइक वेक्टर्स है, अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाले वेक्टर्स है।
देखो अब इसके ऊपर कुछ थ्योरम हम बनाते हैं फॉर दिस अंडरस्टैंडिंग। हमें क्या मिला जी, वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर है, ये उल्टा भी लिख सकते हैं, लिख वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, बट बेसिकली क्या है, आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म में लिख सकते हो। ये समझ में आ गया। अब ये जो थ्योरम है वो सीधा लिखवाऊंगा, इसका प्रूफ वगैरह लिखवाते नहीं बैठूंगा क्योंकि पूछते भी नहीं है। सीधा इस थ्योरम को एज अ प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। दिस थ्योरम इज एज अ गाइडलाइन फॉर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व क्या करना है वो बताता है। ठीक है, प्रीवियस कंसेप्ट का ये वाला पार्ट समझ में आ गया। इफ देयर आर एनी टू कोलिनियर वेक्टर, वन वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ अदर। सब सारे को एक साइड पर लेकर आओ, देखो क्या होता है। हमें क्या था जी, वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर है, एक साइड पे जीरो लेकर आना है, तो हमने क्या किया, सब कुछ एक साइड पर लेकर आ गए। लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर है, इधर का उधर गया, तो माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। अब देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी को एज अ वेरिएबल पकड़ के चलो। वेक्टर ए के साथ कौन है, लैम्डा है। यहां पर वेक्टर बी के साथ कौन है, -1, और इनका एडिशन कितना आया, जीरो आ गया। लैम्बडा क्या है, एक टाइप का स्केलर है, -1 भी क्या है, एक टाइप का स्केलर है, बट स्पेशली ये दोनों कौन से टाइप के स्केलर है, नॉन जीरो, नॉन जीरो स्केलर। और ये इक्वेशन कब एग्जिस्ट करेगा, जब ए एंड बी फॉर श्योर कैसे रहेंगे, कोलिनियर रहेंगे तो ही। हमने जो कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स के लिए जो आखिरी वाला ऑब्जर्वेशन किया, उसी को जब सब कुछ एक साइड पे कर लेते हैं तो हम कुछ बेसिक ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं, जैसे कि फॉर एनी टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एक काम करो, यहां पर ये फॉर काट दो, फॉर मत लिखो। एनी टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर, कोलिनियर if and only if and only if x times of vector a plus y times of vector b is equal to 0, where x and y are non-zero. हमारा कोई भी दो वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कोलिनियर रहेगा कब, x टाइम्स ऑफ वेक्टर है, मतलब एक स्केलर से हमने वेक्टर a को मल्टीप्लाई किया, एक स्केलर से हमने वेक्टर b को मल्टीप्लाई किया, और उनका सम कितना आया बाद में, जीरो आया। बट यहां पर अगेन x और y ये जो स्केलर्स थे वो कैसे स्केलर थे, नॉन जीरो स्केलर थे। अब यहां पर देखो सेम चीज, एक वेक्टर a एंड वेक्टर b आर एनी वेक्टर्स, और ये कोलिनियर है, कोलिनियर है तो ये वाला कंडीशन रहेगा। तो हमने यहीं से शुरुआत किया, वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर है, सबको एक साइड पे लेकर आ गए, एक साइड पे हमने जीरो छोड़ दिया। ठीक है, तो वेक्टर ए के साथ कौन है हमारा, लैम्डा, ये एक्स। वेक्टर बी के साथ कौन है, -1 वाई। ठीक है, और ये लैम्डा और -1 नॉन जीरो है, ये क्लियर है, ये समझ में आ गया। छोटे छोटे स्टेटमेंट्स हैं। सेकंड थ्योरम पे आते हैं। तो जैसे कोलिनियरिटी के लिए चेकआउट किया है, वैसे नॉन कोलिनियरिटी के लिए भी वही करेंगे। यही कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये क्या रहेंगे, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ये कैसे है, कोलिनियर। यही कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये क्या हो जाएंगे, नॉन कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, बट हम वापस से इसी इक्वेशन के ऊपर आएंगे।
for two non-collinear vectors vector A and vector B, x times of vector A plus y times of vector B is equal to 0, if and only if x is equal to y is equal to 0. ये थ्योरम को याद रखने के लिए दो इंपॉर्टेंट पार्ट। फर्स्ट स्टेप देखो, आपका इक्वेशन सेम है तो इसके लिए अलग अलग याद रखना जरूरी नहीं रहेगा। x टाइम्स ऑफ वेक्टर a प्लस y टाइम्स ऑफ वेक्टर b इज इक्वल टू 0। उसमें से a एंड b कोलिनियर रहेंगे कब? जब x एंड y आर नॉन जीरो, एंड a एंड b नॉन कोलिनियर रहेंगे जब x एंड y आर 0। अगर ऐसा रहा जिसमें x एंड y आर नॉन जीरो, a एंड b आर कोलिनियर, ऐसा रहा जिसमें x एंड y आर 0, देन a एंड b आर नॉन कोलिनियर। ये समझ में आ गया? ठीक है, हम जब तक इसके एग्जांपल्स नहीं करते समझ में नहीं आता है, तो सबसे पहले थ्योरम के ऊपर ध्यान दे दो। ये क्लियर है? इसका अब एक एग्जांपल लेकर चलें। Point P is 1,3, point Q is 4,6, and point R is 8,10. Check if vector PQ and vector PR are collinear. ये कोलिनियर है तो सेटिस्फाई करेंगे, अगर कोलिनियर नहीं है तो सेटिस्फाई नहीं करेंगे। कोलिनियर रहेंगे तो हमारा कौन सा वाला थ्योरम मिलेगा? ये वाला। ये सेटिस्फाई करेगा सच दैट हमें स्केलर्स कैसे मिलेंगे? नॉन जीरो मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वेक्टर पी क्यू एंड वेक्टर पी आर बना लो। वेक्टर पी क्यू मतलब क्या रहेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, मतलब ये वेक्टर ओ क्यू माइनस वेक्टर ओ पी बनेगा। ओ क्यू क्या है जी हमारा? 4i कैप प्लस 6 j कैप। ओ पी क्या है हमारा? i कैप प्लस 3 j कैप। क्या मिलता है? 3i कैप प्लस 3 j कैप मिलता है। ये क्या मिला जी हमें? वेक्टर पी क्यू मिल गया। बराबर है? बराबर है एवरीवन? एवरीवन, मैं वेक्टर पी क्यू को ऐसा लिख सकता हूं क्या? वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू, कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? 3 टेकन कॉमन इन ब्रैकेट आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, नेक्स्ट अब वेक्टर पी आर बनाते हैं। वेक्टर पी आर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, विच इज 8i कैप प्लस 10 जे कैप माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप। देखो कितना आता है? 7i कैप प्लस 7 जे कैप। हमें ये मिलता है जी वेक्टर पी आर। कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? 7 कॉमन लिया तो हमें क्या मिला जी? आई कैप प्लस जे कैप। अब देखो मैं पी क्यू को पी आर के टर्म में लिख सकता हूं कि नहीं? आराम से लिख सकता हूं। ठीक है, जैसे कि दोनों में कुछ कॉमन है क्या? ढूंढ लो कंपोनेंट्स। आपको इधर ही करना है। ठीक है, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमें क्या हुआ था? इधर
आई माइनस जे मिला था, इधर माइनस आई प्लस जे मिला था। निगेटिव साइन से बाहर ले लो, नहीं तो निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दो, अंदर बाहर चल जाता है वो। ठीक है, आपको ये वाले पार्ट को मैच करना है। ठीक है, तो मैं ऐसा कर सकता हूं क्या, वेक्टर पी आर बाई 7 इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, और ये आई कैप प्लस जे कैप का वैल्यू मैं किधर रखूंगा, उधर रखूंगा। तो देखो हमें क्या मिलता है, वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू 3/7 टाइम्स ऑफ वेक्टर पी आर। इसी का मतलब क्या रहेगा, 7 टाइम्स ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ पी आर। सब कुछ एक साइड पर लेकर आओ, अब देखो क्या मिलेगा, 7 टाइम्स ऑफ पी क्यू माइनस 3 टाइम्स ऑफ पी आर इज इक्वल टू 0। अब वेक्टर वाले पार्ट को भूल जा, इधर कौन है 7, उधर कौन है -3, ये स्केलर्स कैसे है, नॉन जीरो है। ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है सच दैट एक्स एंड वाई आर जीरो और नॉन जीरो, नॉन जीरो है, तो ऑब्वियसली ये कौन से टाइप के वेक्टर्स रहेंगे, कोलिनियर रहेंगे। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। हो गया बाकी। तीसरे थ्योरम पे चले, वो आखिरी वाला है। अब देखो हम यहाँ पर कितने वेक्टर्स लेकर जा रहे थे, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, मतलब हाउ मेनी वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स। एक वेक्टर के अगर 2 एंड पॉइंट होते हैं तो 2 वेक्टर के कम से कम कितने पॉइंट रहेंगे, 3, until and unless they are same वेक्टर्स। मतलब जैसे कि देखो ये अगर वेक्टर ए है और यहां से आगे दूसरा वाला वेक्टर हमारा वेक्टर बी है, ये पॉइंट कोइंसाइड कर सकता है। ठीक है, तो लेट्स जैसे दिस इज पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट क्यू एंड दिस इज पॉइंट आर। तो इन्हीं थ्योरम्स में अगर आप गौर करोगे हमारे जो 2 वेक्टर्स रहेंगे वो कितने पॉइंट्स लेकर आएंगे, 3 पॉइंट्स लेकर आएंगे, कम से कम 3 पॉइंट्स लेकर आएंगे। बराबर है, ए और बी अलग अलग है। ठीक है, ए और बी अगर सेम रहते तो भाई 2 ही पॉइंट मिलता है, बट ए और बी अगर अलग अलग है तो हमारे कम से कम कितने पॉइंट्स आएंगे, 3 पॉइंट्स। और जब भी पॉइंट आता है तो उसका कौन सा वेक्टर आता है, ओरिजिन के साथ कनेक्ट करेंगे, पोजीशन वेक्टर आएगा, पोजीशन वेक्टर आएगा। तो अगर मेरे पास 3 पॉइंट्स है तो मेरे पास पोजीशन वेक्टर्स कितने आएंगे, अब 3 पोजीशन वेक्टर्स आएंगे, 3 पोजीशन वेक्टर्स आएंगे। तो लेट्स जस्ट से मेरा ये ओरिजिन है, ओरिजिन से मैंने इधर P को कनेक्ट किया, इधर Q को कनेक्ट किया और इधर इधर R को कनेक्ट किया। तो लेट्स जस्ट से दिस इज वेक्टर P, दिस इज वेक्टर Q एंड दिस इज वेक्टर R। बराबर है, यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला ऑब्जर्व कर सकते हो क्या, पॉइंट Q डिवाइड्स PR इन रेशियो m/n। तो हमारा ये बीच वाला क्या है जी, पोजीशन वेक्टर Q। हम ये कैसे निकालते थे, अगर ये m/n का अगर रेशियो है तो हम कैसे करते थे, n टाइम्स ऑफ वेक्टर P प्लस m टाइम्स ऑफ वेक्टर R अपॉन m प्लस n इज इक्वल टू वेक्टर Q, ऐसा लिखते थे सेक्शन फॉर्मूले में। ठीक है, तो ये जो थ्योरम 3 है ना बेसिकली सेक्शन फॉर्मूले से ही आया हुआ है। तो हमारा सीधा सेक्शन फॉर्मूला लिख लेता है, वेक्टर Q क्या रहेगा जी हमारा, n टाइम्स ऑफ वेक्टर P। ठीक है,
m टाइम्स ऑफ वेक्टर r प्लस n टाइम्स ऑफ वेक्टर p अपॉन m प्लस n, हम ऐसा लिखेंगे। अब देखिए m प्लस n को इधर लेकर आते हैं, तो m प्लस n टाइम्स ऑफ वेक्टर q इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ वेक्टर r प्लस n टाइम्स ऑफ वेक्टर p। सब कुछ एक साइड पे ले लो, एक साइड पे जीरो को छोड़ दो, ठीक है। सब कुछ हम यहाँ पर लेकर आते, देखो क्या रहेगा, m प्लस n टाइम्स ऑफ वेक्टर q माइनस m टाइम्स ऑफ वेक्टर r माइनस n टाइम्स ऑफ वेक्टर p इज इक्वल टू जीरो। आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैंने माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो भाई n टाइम्स ऑफ वेक्टर p माइनस m प्लस n टाइम्स ऑफ वेक्टर q प्लस m टाइम्स ऑफ वेक्टर r इज इक्वल टू क्या मिला मुझे, जीरो मिला। तो यहाँ पर अब ऑब्जर्व करो, यहाँ पर वेक्टर p, वेक्टर q एंड वेक्टर r क्या है, बेसिकली पोजीशन वेक्टर्स ऑफ हाउ मेनी पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, ठीक है। अगर दो वेक्टर्स अगर कोलिनियर रहेंगे तो उनके तीनों के तीनों एंड पॉइंट्स भी क्या रहेंगे, कोलिनियर ही रहेंगे। और अगर तीन कोलिनियर पॉइंट्स आते हैं तो हमारा सेक्शन फॉर्मूला बनता है। तो सेक्शन फॉर्मूले की मदद से हमने बस थोड़ा सा छेड़खानी किया, देखो हमने शुरुआत कहाँ से किया, जो ऑलरेडी पता है, वहीं पर थोड़ा सा छेड़खानी किया, एक इक्वेशन को मेंटेन किया, एक साइड पे हम जीरो लेकर आना चाहे तो हमने क्या देखा, ये वेक्टर्स के साथ अब स्केलर्स मिले, वेक्टर p के साथ n, वेक्टर q के साथ माइनस ऑफ m प्लस n, वेक्टर r के साथ m, ठीक है। इसी के ऊपर हमारा ऑब्जर्वेशन है। नेक्स्ट वाला पार्ट ये समझ में आया? तो पहले थ्योरम लिख लेते हैं, आया कहां से वो तो मैंने आपको बता दिया। इसको हम सीधा लिख सकते हैं जी, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। थ्योरम को अगर याद रखना रहेगा तो फॉर 3 कोलिनियर पॉइंट्स A, B, C with position vectors vector A, vector B and vector C respectively, there exist scalars x, y, z such that x times of vector A plus y times of vector B plus z times of vector C is equal to 0. Where x plus y plus z is equal to 0. चेंज देखो कंडीशन क्या हो रहा है, दिस इज कोलिनियरिटी ऑफ टू वेक्टर्स, दो स्केलर्स के ऊपर कंडीशन। दिस इज नॉन कोलिनियरिटी ऑफ टू वेक्टर्स, दो स्केलर्स के ऊपर कंडीशन। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स तो 3 स्केलर्स x, y, z, उन तीनों स्केलर्स के ऊपर कंडीशन। तो जब भी हमें इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम सीधा क्या करते हैं, ये रख देते हैं, लेट ये इक्वेशन है या फिर ये इक्वेशन है या फिर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, ऐसा पकड़ के ही चलता है। और हम किन को कैलकुलेट करते हैं, स्केलर्स को कैलकुलेट करते हैं। समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर वेक्टर चल रहा है, इक्वेशन में हम डाल रहे हैं, बट हम किन के ऊपर ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं,
स्केलर्स के बीच में रिलेशन क्या, क्योंकि भाई स्केलर्स के ऊपर जब हम काम करेंगे डायरेक्शन इन्वॉल्व होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। सेम डायरेक्शन वाले अगर रहेंगे तो आपको एक पर्टिकुलर प्रॉपर रिलेशन मिलता है, लाइक ऐसा वाला या फिर ऐसा वाला, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है कि नहीं, देखो यहाँ पर हमें देखो P के साथ कौन मिला, N, जैसे N इज इक्वल टू हमारा X रहेगा। हमें Q के साथ कौन मिला, माइनस ऑफ M प्लस N, मतलब माइनस M माइनस M। यहाँ पर R के साथ कौन मिला, M। ये और ये इनका एडिशन देखो क्या आता है, 0 आता है, कोलिनियर है इसलिए आया, ठीक है। अगर ये तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर अगर नहीं रहते तो ये 0 नहीं आता, कभी नहीं आता। इसका क्वेश्चन करते हैं, फिर आज यही रुकेंगे। शो दैट वेक्टर A माइनस 2 वेक्टर B प्लस 3 वेक्टर C माइनस 2 वेक्टर A प्लस 3 वेक्टर B प्लस 2 वेक्टर C and minus 8 vector A plus 13 vector B are collinear। हमें हर एक पॉइंट का लोकेशन दिया है, दिस इज 1 पॉइंट, दिस इज 2nd पॉइंट एंड दिस इज 3rd पॉइंट। ये तीनों पॉइंट्स क्या है चेकआउट करना है हमें, कोलिनियर है, ठीक है। शो दैट करना है मतलब रहेंगे, बट चेकआउट करने के लिए हम सीधा कंडीशन क्या डाल के चलेंगे, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इसका जब सॉल्यूशन शुरुआत करेंगे, देखो हम कैसे शुरुआत करेंगे, पॉइंट समझ में आ गए, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, मतलब यहाँ पर क्या रहेंगे आपके आई कैप जे कैप के कैप के जैसे, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट्स को नाम, जैसे दिस इज आवर पॉइंट ए, दिस इज आवर पॉइंट बी एंड दिस इज आवर पॉइंट सी। अगर ये कोलिनियर रहेंगे तो हम वेक्टर ए बी एंड वेक्टर बी सी एक दूसरे के टर्म में लिख सकते हैं, अगर कोलिनियर रहेंगे तो, बराबर। तो हम सबसे पहले वेक्टर बी फाइंड आउट करेंगे। वेक्टर बी मतलब क्या रहेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए रहेगा। हमें पता है बी माइनस ए, परफॉर्म करो आप सीधा, बी माइनस ए, माइनस 2 है माइनस ए, माइनस 3 है, प्लस 3b माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस 5b, 2c माइनस 3c माइनस c, ठीक है। अब bc फाइंड आउट हम कैसे करेंगे जी, पोजीशन वेक्टर ऑफ c माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ b। देखो क्या आएगा, -8 है माइनस ऑफ -2 है, मतलब +2 है, ये क्या बन जाता है आपका -6a, 13b -3b प्लस 10b 0c -2c -2c, ठीक है। ये आपका वेक्टर ए बी मिला, ये वेक्टर आपका बी सी मिला, इधर से 2 कॉमन ले सकते हो। तो देखो आपको वेक्टर ए बी ये रहा, वेक्टर बी सी से 2 कॉमन ले लो, क्या हो जाता है, वेक्टर बी सी इज इक्वल टू 2 टेकन कॉमन -3a प्लस 5b माइनस सी। बट भाई ये तो वेक्टर ए बी है,
तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए बी। ठीक है, तो ये पहला तरीका रहा निकालने का। अगर समझ में ही नहीं आ रहा तो हमने सीधा किसको यूज किया जी, कौन से वेक्टर्स को यूज किया, पोजीशन वेक्टर्स, क्योंकि हमें इनका लोकेशन दिया था तो सीधा हमने पोजीशन वेक्टर्स को यूज कर लिया। अब थ्योरम को अप्लाई कैसे करेंगे वो वाला पार्ट भी देख लेते हैं। हम सीधा ये फॉर्मूला लिखेंगे, लाइक x टाइम्स ऑफ दिस वेक्टर प्लस y टाइम्स ऑफ दिस वेक्टर प्लस z टाइम्स ऑफ दिस वेक्टर, ये पुट करेंगे सीधा। ये समझ में आ रहा है एवरीवन? इंडिविजुअल वेक्टर है, ठीक है। तो इसको अगर थ्योरम के हिसाब से जाना है तो वी आर लिटरली गोइंग फॉर कैपिटल X टाइम्स ऑफ वेक्टर A माइनस 2 वेक्टर B प्लस 3 वेक्टर C प्लस कैपिटल Y टाइम्स ऑफ माइनस 2 वेक्टर A प्लस 3 वेक्टर B प्लस 2 वेक्टर C प्लस Z टाइम्स ऑफ माइनस 8 टाइम्स ऑफ वेक्टर A प्लस 13 टाइम्स ऑफ वेक्टर B। अब आपको पता चल गया क्या करना है। वेक्टर A हर जगह पर है, एक छत्र छाया के अंदर लेकर आने का। बी वाला भी और सी वाला भी सेम तरीके से। देखो हमें क्या मिलता है, x के साथ मल्टीप्लाई कर दो, x टाइम्स ऑफ वेक्टर ए मतलब सिर्फ x आएगा, y टाइम्स ऑफ माइनस 2 वेक्टर है मतलब माइनस 2y आएगा, z टाइम्स ऑफ माइनस 8 तो माइनस 8z, ये किसके साथ आएगा, वेक्टर a के साथ आएगा। अब आएंगे किसके लिए, वेक्टर b के लिए। वेक्टर b के साथ देखो कौन आएगा, x मल्टीप्लाइड विथ माइनस टू एक्स, y मल्टीप्लाइड विथ प्लस थ्री वाई, z मल्टीप्लाइड विथ 13b तो प्लस 13z। ठीक है, अब वेक्टर c लेकर आओ। यहां पर क्या मिला जी हमें, 3x, यहां पर प्लस 2y, यहां पर हमें क्या मिला जी, प्लस 0z, कुछ इस तरीके से। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, हम सीधा अब इसको क्या पुट करेंगे जी, इक्वल टू 0 पुट करेंगे। यहाँ पर इनका एडिशन करेंगे हम, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 ना, तो हम x इज इक्वल टू वाई माइनस जेड वैसे टर्म में लिख सकते हैं। तो हमें बेसिकली मिलना चाहिए, नोप 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 नोप, एक्स वाई एंड जेड नहीं लेना पड़ेगा, जेड की जगह पर हम सीधा क्या लेकर चलेंगे, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 तो मैं जेड को ऐसा बोल सकता हूँ, या फिर माइनस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम z से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम z की जगह पर माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी चेकआउट करने को आएगा। तो सिर्फ तीसरे वाले पार्ट को अलग से मल्टीप्लाई कर दो जी, माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाइड विद दिस -8, माइनस माइनस सब कुछ कैंसिल हो जाएगा,
इधर जेड की जगह पर आएगा। -8 टाइम्स ऑफ -x - y टाइम्स ऑफ वेक्टर a, यहाँ पर -2x प्लस 3y प्लस 13 टाइम्स ऑफ -x - y टाइम्स ऑफ वेक्टर b, एंड c के लिए आपका आएगा जी सिर्फ आपका 3x प्लस 2y टाइम्स ऑफ वेक्टर c। नाउ दिस इज इक्वल टू 0। अब आपको चेक आउट करना है जी इनका एडिशन। x - 2y माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सब कुछ अंदर प्लस हो जाएगा, प्लस 8x प्लस 8y, यहाँ पर -2x प्लस 3y -13x -13y, और यहाँ पर 3x प्लस 2y। कैलकुलेशन करके देखो एक बार। x - 2x -x प्लस 3x प्लस 2x, x वाले टर्म नहीं, ये टाइप के क्वेश्चन के लिए नहीं हो रहा है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करते हैं, ए बी सी की जगह हम आई कैप जे कैप के कैप वाला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये वाला मेथड सही रहेगा, ये वाले मेथड से जाओगे तो आई कैप जे कैप के कैप के लिए आप सीधा ये अप्लाई कर सकते हो। तो हमें एक बेसिकली पता चल गया, पोजीशन वेक्टर से हम किसी भी टाइप का क्वेश्चन रहे आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या देखा जी, कंपोनेंट्स इन 2D देखा था, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखे, कंपोनेंट्स इन 3D में देखा, कुछ नया पार्ट नहीं है। कोलिनियरिटी चेकआउट कर रहे थे हम, कोलिनियरिटी 2D में भी रहता है एज वेल एज 3D में भी रहता है। अब जबकि कंपोनेंट इन 2D एंड 3D देख ही चुके हैं, तो सीधा वो पार्ट के ऊपर आ गए। कोलिनियरिटी के अंदर कितने थ्योरम्स है, 3 थ्योरम्स है। पहला थ्योरम फॉर कोलिनियर, दूसरा थ्योरम फॉर नॉन कोलिनियर। दोनों में एक ही इक्वेशन है, सिर्फ कंडीशंस अलग अलग है। वो कंडीशन भी किसके ऊपर है, वेक्टर के ऊपर है या स्केलर के ऊपर है, स्केलर के ऊपर है, ठीक है। एंड थ्योरम 3, अगर दो वेक्टर्स रहेंगे तो दो वेक्टर्स के कितने पॉइंट्स रहता है, 3। लेट जस्ट से दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, टर्मिनल पॉइंट इज अलग अलग, तो टोटल कितने पॉइंट्स हो जाएंगे, 3 पॉइंट्स। तो ये जो 3 पॉइंट्स है उनके कोलिनियरिटी के ऊपर,